सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 10 नवंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अमेरिका का दावा, हमने गजा भेजे हजारों ट्रक। यूएन बोला झूठ भेज रहे हो, खाना नहीं। ट्रंप के दामाद कुशनर अचानक पहुंचे इसराइल। तेल अवीव में सरगर्मी तेज, नेतन्याहू की पेशी आगे बढ़ाई गई। यमन की हूती हुकूमत का हमास को पैगाम, इसराइल को दी जंग की वार्निंग। ट्रंप का पीस प्लान इसराइल को नागवार, बोला तुर्की की फौज गजा में नहीं चलेगी। ईरान और सऊदी अरब के बीच भरोसे की गर्माहट, रेड क्रिसेंट ने दिलों की बर्फ पिघलाई। सीरिया के साथ रहमत अल शरा की आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, अमेरिका शाम रिश्तों में नई करवट। एर्दोगन ने किया ऐलान, तुर्की तमाशाई नहीं रहेगा, सूडान और गजा में अमन लाने को तैयार। और पाकिस्तान बांग्लादेश रिश्तों में नई बहार, शेख हसीना के बाद ढाका के दरवाजे फिर खुले। शुरुआत करते हैं इस शो की। गजा की भूख पर अमेरिका की बयानबाजी सुनिए जरा। 15,000 मदद के ट्रक भेजने का दावा किया है और झूठ की गिनती के एक और काफिले का यह हिस्सा बताया जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका और गजा के दरमियान इमदाद के आंकड़ों पर जंग छिड़ गई है। व्हाइट हाउस का दावा है कि 10 अक्टूबर जिस दिन से सीज फायर गजा में नाफिज हुआ, उस दिन से अब तक मदद के 15,000 ट्रक गजा में दाखिल हुए। सोचिए जरा। मगर फलस्तीनी हुक्काम और आलमी इदारे कह रहे हैं हकीकत इससे बहुत अलग है गुरु, जमीन पर उतरो। व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन डायलन जॉनसन ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि जंगबंदी के बाद से रोजाना औसतन 674 ट्रक गजा में दाखिल हो रहे हैं और अब तक 10 लाख से ज्यादा अफराद को हवाई पैकेज पहुंचाया गया। अब 674 ट्रक कैसे जाएंगे जब 600 तय थे? 600 नहीं जा रहे, 300 जा रहे, बता रहे 674। जमीनी हालात ये कहते हैं कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, वरना इसराइल से मदद भेजने का काम उसने 2 दिन पहले छीनकर अपने हाथों में क्यों लिया, अगर सब इतना ही चंगा सी था। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के मुताबिक गजा में जरूरत की खाने पीने की चीजों का सिर्फ आधा हिस्सा ही पहुंच पा रहा है। फलस्तीनी इमदादी इदारों का कहना है कि अमेरिकी बयान 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं। असलियत यह है कि गजा में अब भी दवा, ग़िज़ा और बुनियादी ज़रूरतों की किल्लत है। लोग रोटियों को तरस रहे हैं। अगर इसराइल सच में मदद करता है, जैसा कि अमेरिका कह रहा है, अमेरिका खुद तो नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि मतलब इसराइल के जरिए 674 ट्रक पहुंच रहे हैं। अगर इसराइल सच में मदद करता तो तस्वीर कुछ और होती, ये नहीं होती कि लोग तड़प रहे होते अब भी। मगर इसराइल तो उल्टा इमदाद की राह में रुकावटें डाल रहा है। रोज़ खबरें आ रही हैं, ना जंगबंदी का लिहाज कर रहा है, ना इंसानियत का एहसास है उसे। गजा की भूख पर अब अमेरिका की जुबानें और इसराइल की नीयत दोनों बेनकाब हो रही हैं और पूरी दुनिया इसे देख सुन रही है। यमन की हूथी और उनकी हुकूमत ने हमास को एक सख्त पैगाम भेजा है। यमन की हूथीज ने साफ इशारा कर दिया है कि अगर इसराइल ने गजा में फिर से फौजी कार्रवाई शुरू की तो वो भी मैदान में लौट आएंगे और इसराइल पर हमले शुरू करेंगे। हूथी फौज के मेजर जनरल यूसुफ हसन इस्माइल अल मदनी ने कहा कि अल कस्साम ब्रिगेड्स के नाम भेजे गए पैगाम में जो वादा किया गया है वो कायम रहेगा। हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं, चाहे इसकी कीमत जो भी चुकानी पड़े। हुथीज ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे, बल्कि ज़रूरी हुआ तो मिलिट्री ऑपरेशन भी करेंगे। दोस्तों, ये बयान इसराइली हरकतों की लगातार खिलाफ वर्जी के मद्देनज़र इस पूरे रीजन में टेंशन और को जो है और ज़्यादा तेज़ कर सकता है। और अगर जंग हुई तो वो अब गजा तक महदूद नहीं रहेगी, ये सब समझते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और उनके करीबी एनवॉय जैरेड कुशनर इसराइल पहुंच गए, अचानक पहुंचे। अब वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे आज, ताकि गजा जंग के खात्मे के लिए अमरीकी मंसूबे पर बातचीत की जा सके। खबर यह है कि नेतन्याहू पर प्रेशर डालने गया ये बंदा। सोर्सेस के मुताबिक जैरेड कुशनर की नेतन्याहू से मुलाकात आज हो सकती है। इस मुलाकात के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया, ना अमेरिका ना इसराइल की तरफ से। लेकिन कुशनर यूं ही तो नहीं जाएगा इसराइल। दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू के करप्शन केस में जो पेशी होने वाली थी उसे अचानक आगे बढ़ा दिया गया और बताया गया कि यह फैसला डिप्लोमेटिक मुलाकातों के बायस किया गया है, जिससे इशारा मिलता है कि अमेरिकी डेलीगेशन की आमद को इसराइली हुकूमत गैर मामूली अहमियत दे रही है, यानी कुछ स्पेशल है। और अमेरिकी डेलीगेशन के दौरे का मकसद इसराइल को गजा के हवाले से अमरीकी मंसूबाबंदी पर राजी करना। अब ये नेतन्याहू पर प्रेशर डालना है
या गजा को लेकर कुछ और नई चीज़, नया शूशा निकाल कर लाना है अमेरिका और इसराइल को? ये तो जब जैरेड कुशनर और इसराइल मिल लेंगे, बातचीत कर लेंगे, और अगर इस मुलाकात के बाद कोई प्रेस ब्रीफिंग सामने आती है, कुछ मीडिया को बताया जाता है, दुनिया को कुछ बताया जाता है, तभी क्लियर हो पाएगा कि ये मुलाकात हकीकत में हुई किस वजह से थी। बढ़ते हैं आगे। गजा में डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान पर इसराइल और अमेरिका का इख्तलाफ बरकरार है। इसराइली हुकूमत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि गजा में जो अमन फोर्स यानी जो पीस कीपिंग फोर्स तैनात की जाएगी, स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसमें तुर्की के फौजियों का शामिल होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये इसराइल ने फिर से कहा है, बार बार कह रहा है, यानी तुर्की अंदर जा रहा है ऐसा लग रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात की है, जिसमें कई ममालिक के फौजी शामिल होंगे, मगर नेतन्याहू को ट्रंप का ये पीस प्लान हजम नहीं हो रहा, वरना आईडीएफ की दादागिरी कैसे चल पाएगी कल को। खबर ये है कि अगर तुर्की की फोर्स को इस पीस प्लान में शामिल नहीं किया गया तो ट्रंप का मंसूबा मुश्किल में पड़ सकता है और इसमें देर हो सकती है। क्या इसी बात पर अग्री करवाने के लिए जैरेड कुशनर को भेजा गया है नेतन्याहू के पास इसराइल? देखते हैं। एक दशक से ज्यादा अरसे के बाद इसराइल को अपने फौजी लेफ्टिनेंट हदार गोल्डन की लाश वापस मिल गई। वो 2014 में गजा में हमास के हमले में मारा गया था। गोल्डन उस वक्त 23 साल का था और गजा पर इसराइली फौज की ज़मीनी कार्रवाई ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के दौरान हलाक हुआ था। ये 2013 में ऑपरेशन हुआ था। गजा में फौजी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने अपने बयान में कहा कि गोल्डन की लाश रफा के जनूबी इलाके में एक सुरंग से बरामद की गई। अब दूसरे ममालिक की खबर लेते हैं। ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में बर्फ जो जमी हुई थी वो पिघल रही है, दोनों क़ुर्बतें बढ़ा रहे हैं। लंबे अरसे की तलखियों के बाद अब ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नरमी और एतबार की हल्की सी गर्माहट लौटती हुई नज़र आ रही है। इसकी ताज़ा मिसाल है दोनों मुल्कों की रेड क्रिसेंट तंजीमों के दरमियान बढ़ता हुआ कॉपरेशन। हज के मौके पर मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो इमदादी खिदमात हैं, लोगों की मदद वगैरह करना, उस सिलसिले में दोनों ममालिक के नुमाइंदों की मुलाकात हुई, जिसमें मुश्तरका इक़दामात यानी जॉइंट कुछ जो है वो कदम उठाने के लिए जो है एक इत्तेफाक हुआ है। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सदर पीर हुसैन ने कहा कि उनकी तंजीम, उनकी ऑर्गेनाइजेशन हर साल लाखों आज़मीन को मेडिकल सहूलतें देती है, लेकिन इस काम को और असरदार बनाने के लिए सऊदी अरब के साथ करीबी रिश्ते बेहद ज़रूरी हैं। ईरान सऊदी अरब से करीबी रिश्तों की बात कर रहा है बनाने की। मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये मुलाकात दोनों मुल्कों के बीच भरोसे की फ़िज़ा बहाल करने की एक अहम कोशिश है और शायद यही वो पुल है जो तेहरान और रियाद को फिर से जोड़ सकता है। अब ये लोग तो मिलने को हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं लड़ाई की बातें करते रहते हैं। लड़ाई की बातें इस मुल्क में या इंटरनेशनल लेवल पर जो भी करते हैं वो एक ही सोच के बानी हैं। कभी अमेरिका की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल रहने वाले चंद रहनुमा ही वाइट हाउस की दहलीज तक पहुंच पाए हैं और अब सीरिया के सदर अहमद अल-शरा भी उनमें शामिल हो गए हैं। आज उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होगी। हम पहले भी इस खबर के बारे में आपको तफसील से बता चुके हैं। अब दुनिया को इंतजार है कि दोनों लीडरों की मुलाकात के बाद मिडिल ईस्ट में क्या तब्दीलियां आएंगी। क्या इसराइल और सीरिया के बीच मुआहिदा हो जाएगा और शाम यानी सीरिया में अमरीकी फौजी अड्डा कायम होने से मिडिल ईस्ट की सियासत पर कोई असर पड़ेगा? कल तक जिस शाम को ईरान की हिमायत हासिल थी, आज वही शाम अमरीका के इशारों पर चलने के लिए तैयार है। दरअसल शाम की मौजूदा हुकूमत के सामने कई बड़े चैलेंज हैं। सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क की तामीर नौ है, क्योंकि मुल्क सिविल वॉर में पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। मुल्क को इसराइली हमलों से भी पाक करना है। वहीं शाम को तरक्की की राह पर लाने के लिए बड़े फंड की भी ज़रूरत है। तो देखा जाए तो शाम की अपनी ज़रूरत है और अमेरिका का अपना मफाद है। ज़रूरतें और मफाद मिलकर चलते हैं। गजा को इमदाद, सूडान में अमन, किसी भी मुद्दे पर तुर्की खामोश नहीं बैठेगा, ये ऐलान है एर्दोगान का। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अगले हफ्ते तुर्की के वजीर खारजा, वजीर दिफा यानी कि फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और उनकी खुफिया एजेंसी के चीफ
इस्लामाबाद का दौरा करेंगे पाकिस्तान का। मकसद है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर बातचीत और हालात को काबू करना। तो बंदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी दोस्ती कराने पर लगा कि भैया लड़ो मत, ये वक्त जो है लड़ने का नहीं है। अजरबैजान से वापसी पर जर्नलिस्ट से गुफ्तगू करते हुए एर्दोगान ने बताया कि तुर्की गजा के लिए इमदादी सामान भेजने की तैयारी में पहले भी भेज चुका है और आगे भी और भेजेंगे। उन्होंने कहा कि गजा तक फौरी इमदाद पहुंचाना सिर्फ इंसानी ज़रूरत नहीं, इंसानियत का तकाजा है। सूडान की जंग पर एर्दोगान ने साफ कहा कि तुर्की तमाशाई नहीं रह सकता। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि तुर्की सूडान में अमन बहाली के लिए अपनी सफारती कोशिशें जारी रखेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एर्दोगान का ये बयान तुर्की की मिडिल ईस्ट पॉलिसी में नए मोड़ का इशारा है, जहां वो सिर्फ तमाशा देखने वाला नहीं बल्कि खुद मैदान में उतरने वाला मुल्क बनना चाहते हैं। शेख हसीना के बाद रिश्ते ऐसे पिघले कि पाकिस्तान बांग्लादेश फिर से करीब आ रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना हुकूमत गिरने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में नई गर्मजोशी महसूस की जा रही है। दोनों मुल्क अब खुलकर एक दूसरे के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तानी नेवी के सरबराह एडमिरल नवेद अशरफ 4 रोज़ा दौरे पर ढाका पहुंचे। ढाका में उनकी मुलाकात बांग्लादेशी फौज के सरबराह जनरल वकार उज़्ज़मा से हुई, जहां दोनों ने डिफेंस कॉपरेशन, फौजी सलाहियतों को मजबूत करने और तरबियाती प्रोग्राम्स और डेलीगेशन एक्सचेंज पर तफसीली बातचीत की। कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश के क़याम के बाद ये पहला मौका है जब किसी पाकिस्तानी फौजी सरबराह ने ढाका का दौरा किया हो, और यह अपने आप में एक बड़ा सियासी इशारा है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया के बदलते हालात और नई ढाका हुकूमत की खारजा पॉलिसी यानी फॉरेन पॉलिसी ने साउथ एशिया की सियासत में एक नया मोड़ पैदा कर दिया है। शेख हसीना का झुकाव हिंदुस्तान की तरफ था, सब जानते हैं, जो पाकिस्तान को कभी मंजूर भी नहीं था। मगर अब ढाका की नई क़यादत ने इस तासुर को बदलने की शुरुआत कर दी है। कल तक जो पाकिस्तान बांग्लादेश पर तंज करता था, अब वही उसे सीरियस लेने पर मजबूर है। किसी भी मुल्क में तख्ता पलट कर देना यानी हुकूमत गिरा देना अमेरिका की पुरानी पॉलिसी रही है। तारीख में ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं जब किसी हुक्मरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी या अमेरिका को आंख दिखाई तो अमेरिका उसे कुर्सी से महरूम कराकर ही दम लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ बांग्लादेश की साबिक वजीर आज़म शेख हसीना के साथ। वो एक्स मिनिस्टर और चीफ नेगोशिएटर मोहिबुल हसन चौधरी हैं, जिन्होंने खुलासा किया है कि रूस यूक्रेन जंग पर बांग्लादेश का गैर जानिबदार मौक़िफ़ अमेरिका को नागवार गुजरा, जिसके बाद से वॉशिंगटन शेख हसीना को इक़्तिदार से कुर्सी से हटाना चाहता था। रूसी टीवी नेटवर्क आरटी को दिए खास इंटरव्यू में मोहिबुल हसन चौधरी ने कहा कि अमेरिका ने बांग्लादेश में पिछले साल हुए छात्र आंदोलन यानी कि स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था उसको हवा दी और शेख हसीना को मुल्क छोड़ना पड़ा। काबिले ज़िक्र है कि बांग्लादेश ने 2022 और 2023 में यूनाइटेड नेशंस की उन प्रपोजल पर वोट देने से गुरेज किया जिनमें रूस की मजम्मत और यूक्रेन से रूसी फौज की वापसी का मुतालबा किया गया था। अमेरिका को बांग्लादेश का यह फैसला पसंद नहीं आया और जैसा कि चौधरी का दावा है, नतीजा आपके सामने है। मिस्र की सियासत में जंग शुरू हो चुकी है। इजिप्ट में न्यू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन का आगाज हो गया है। इजिप्ट में आज से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का पहला फेज शुरू हो रहा है। ये इलेक्शंस 2 फेजेस में पूरे होंगे और बाहर रहने वाले इजिप्शियंस यानी बाहर रहने वाले मिस्री पहले ही 7 और 8 नवंबर को वोट डाल चुके हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रेसिडेंट अब्दुल फातह अल सीसी के 3rd प्रेसिडेंशियल टर्म के दौरान आखिरी बड़ा इलेक्शन होगा, इसलिए इसके रिजल्ट्स पर सबकी नजरें हैं। इजिप्शियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क भर में 70 काउंटिंग सेंटर्स और 5,606 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। इलेक्शन का रिजल्ट दिसंबर के आखिर तक ऑफिशियली अनाउंस्ड होने की उम्मीद है। एनालिस्ट का कहना है कि इन इलेक्शन से न सिर्फ इजिप्ट की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बल्कि उसका रीजनल रोल भी बदल सकता है। दरअसल हालिया महीनों में इजिप्ट ने मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में एक एक्टिव रोल निभाया है। मिस्र कतर के साथ मिलकर गजा सीजफायर के लिए की मीडिएटर के तौर पर सामने आया है, जबकि हाल ही में इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्ट्री के एनवॉयज लेबनान भी भेजे गए ताकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस
और मजबूत किए जा सकें और जो वहां पर हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच टेंशन चल रही है उसे भी कुछ कम किया जा सके। फिलहाल काहिरा की सियासत गर्म है और ये इलेक्शंस अल सीसी के दौर की नई डायरेक्शन तय कर सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। खुश रहिए, सलामत रहिए।